जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं सम्राट और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ भारतीय संविधान और राजव्यवस्था की इस सीरीज में एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। पिछले क्लास में हमने नागरिकता टॉपिक को पढ़ा था। उसमें हमने नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का डिस्कशन किया था। आर्टिकल यानी 5 से लेकर 11 तक हमने अनुच्छेद डिटेल में डिस्कस किए थे। उसमें हमने जाना अनुच्छेद 5 में क्या है, 6 में, 7, 8, 9, 10 और 11 सारे आर्टिकल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। और लास्ट में हमने पढ़ा था विदेश में बसे भारतीय मूल के लोगों को मुख्य रूप से कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो 3 श्रेणियां हमने पढ़ ली हैं। नेक्स्ट आज हम पढ़ने वाले हैं नागरिकता प्राप्ति के 5 प्रकार। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि नागरिकता जो है 5 प्रकार से प्राप्त की जाती है और उनके लिए क्या क्या कंडीशन है और क्या क्या शर्तें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, आप देख लीजिए, जन्म से नागरिकता, वंश के द्वारा नागरिकता, उसके बाद पंजीकरण द्वारा नागरिकता, देशीयकरण द्वारा नागरिकता और राज्य क्षेत्र के अर्जन द्वारा नागरिकता। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आज और जानेंगे किस कंडीशन में, किस प्रकार में, कौन कौन सी कंडीशन जो है वो लागू है नागरिकता प्राप्त करने के लिए। जैसा कि आप देख रहे होंगे, सबसे पहले लिखा हुआ है जन्म से नागरिकता, सिटीजनशिप बाय बर्थ। इसको डिस्कस करेंगे हम, थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले बात करते हैं जन्म से नागरिकता। ये 5 प्रकारों में पहला प्रकार है यहाँ पे नागरिकता अधिनियम 1955 दिया गया है। इसके अनुसार यदि 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति, यदि उसके माता पिता में से कम एक भारतीय नागरिक है तो वह जन्म से ही भारत का नागरिक माना जाएगा। यानी ये कुछ कंडीशन है यहाँ पे। यानी नागरिकता जन्म से कैसे प्राप्त होगी? अगर आपका जन्म 26 जनवरी को या उसके बाद भारत में हुआ है तो आपके जन्म के समय आपके माता पिता में से किसी एक को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, तभी आपको जन्म से नागरिकता प्राप्त होगी। आपने देखा होगा, इस बच्चे का न्यूबॉर्न बेबी है, जन्म हुआ तो ये जन्म से भारत का नागरिक है। कब कहलाएगा? जब इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे होंगे इसके माता पिता। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आगे एक कंडीशन और है, यदि किसी व्यक्ति के माता पिता में से एक भारतीय नागरिक है और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं है तो भी वह व्यक्ति जन्म से भारतीय नागरिक होगा। ठीक है। अवैध प्रवासी का मतलब यहाँ पे ये है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो बिना दस्तावेजों के, बिना अनुमति के भारत में रह रहा है, बिना अनुमति के भारत में रह रहा है, तो उसको बोलते हैं अवैध प्रवासी। बिना दस्तावेज, वे बिना अनुमति के निवास करना। ठीक है। अवैध प्रवासी का ये मतलब है बिना दस्तावेजों के और बिना अनुमति के कहीं निवास करना, रहना, वो अवैध प्रवासी है। ठीक है। वो अवैध प्रवासी नहीं है तो भी ये जन्म से भारतीय नागरिक होगा। नेक्स्ट अगली जो कंडीशन है वो ये है, हालांकि यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है लेकिन उसके माता पिता दोनों ही अवैध प्रवासी हैं तो वह व्यक्ति जन्म से भारतीय नागरिक नहीं होगा। यानी वो आदमी, वो बच्चा जन्म से भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। किस कंडीशन में? जिस कंडीशन में माता और पिता दोनों ही अवैध प्रवासी हैं तो वो जन्म से भारतीय नागरिक नहीं होगा। ठीक है। ये 3 कंडीशन दी हुई हैं जन्म से नागरिकता प्राप्ति की। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, नंबर 2 पे है वंश के द्वारा नागरिकता, सिटीजनशिप बाय डिसेंट। यानी वंश के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन जरूरी है। ठीक है। फोटो में आपको दिख रहा होगा वंश के द्वारा नागरिकता, यानी हमारे दादा दादी, नाना नानी अगर कोई भारत के वंशज हैं तो हमें भी भारतीय नागरिकता प्राप्त हो सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है। देखते हैं क्या क्या कंडीशन है। नंबर 1 थोड़ा समझ लेते हैं इसको। वंश अनुक्रम द्वारा नागरिकता का मतलब है कि किसी व्यक्ति को अपने माता पिता, दादा दादी या अन्य पूर्वजों के माध्यम से नागरिकता प्राप्त होती है, न कि जन्म स्थान के आधार पर। इसे वंश के आधार पर नागरिकता भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि यदि आपके पूर्वज किसी विशेष
देश के नागरिक थे तो आप उस देश की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, भले ही आप उस देश में पैदा न हुए हों। क्लियर है? उम्मीद है बात आपकी समझ में आई होगी। वंश के द्वारा नागरिकता की कुछ शर्तें हैं। नंबर 1, माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। उसके लिए क्या कंडीशन है? यदि आपका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद और 10 दिसंबर 1992 से पहले भारत के बाहर हुआ है तो आपके पिता का भारतीय नागरिक होना जरूरी है, तभी आपको वंश के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। कंडीशन नंबर 1। उसके बाद आगे देखते हैं दूसरी कंडीशन क्या है। 10 दिसंबर 1992 के बाद का जन्म। यदि आपका जन्म 10 दिसंबर 1992 के बाद और 3 दिसंबर 2004 से पहले भारत के बाहर हुआ है तो आपके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। इस कंडीशन में भी आपके माता पिता में से कोई भी एक व्यक्ति भारतीय नागरिक होना चाहिए, तो ही वंश के द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नंबर 3 पे देखते हैं। 3 दिसंबर 2004 के बाद माता पिता में से किसी एक का जन्म के समय भारत का नागरिक होना आवश्यक है और बच्चे के जन्म को 1 वर्ष के भीतर भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीकृत करवाना होगा। यदि पंजीकरण में देरी होती है तो केंद्र सरकार की अनुमति लेनी होगी। यानी इसका मतलब ये है, अगर आपका जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर हुआ है तो आपके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय दूतावास में, भारतीय एम्बेसी में आपके जन्म का पंजीकरण कराना अनिवार्य है, तभी आपको वंश के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। अगर 1 वर्ष से ज़्यादा का समय लग गया है किसी कारण से तो पंजीकरण करवाने के लिए भारत सरकार की अनुमति आवश्यक है, तभी आपका पंजीकरण होगा आपके बच्चे का, तो आपका बच्चा वंश के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नंबर 3, यानी पंजीकरण द्वारा नागरिकता, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। यानी पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्ति की कौन कौन सी शर्तें हैं। नंबर 1, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू होती हैं। नंबर 1, भारतीय मूल का व्यक्ति। यदि कोई व्यक्ति भारतीय मूल का है यानी उसके माता पिता या दादा दादी में से कोई भारत का नागरिक था तो वह पंजीकरण के द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। यदि आपके माता पिता या दादा दादी में से कोई भी एक व्यक्ति भारत का नागरिक था किसी समय तो आप पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद अगली कंडीशन क्या है पंजीकरण के द्वारा नागरिकता की। यदि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक से विवाह करता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, अगर भारतीय नागरिक से विवाह करता है तो वह भी पंजीकरण द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। यानी कोई फॉरेनर महिला अगर किसी इंडियन भारतीय व्यक्ति से विवाह करती है तो वह भारत की नागरिकता प्राप्ति के लिए पंजीकरण कर सकती है, आवेदन कर सकती है, उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इसके विपरीत अगर कोई फॉरेनर पुरुष भारतीय महिला से विवाह करता है तो वह भी पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। आगे बात कर लेते हैं नाबालिग बच्चे। भारतीय नागरिक के नाबालिग बच्चे जो भारत के बाहर पैदा हुए हैं भी पंजीकरण द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आगे देख लेते हैं निवास स्थान के आधार पर भी, यानी व्यक्ति को आवेदन करने से पहले कम से कम 7 साल से भारत में सामान्य रूप से निवासी होना चाहिए। अगर आप आवेदन करने से पहले भारत में 7 साल रहने का प्रमाण दे देते हैं तो आपको पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। यानी कम से कम 7 साल पहले का प्रमाण आपको दिखाना होगा आवेदन की तिथि से। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं नंबर 4 पे है देशीयकरण द्वारा यानी प्राकृतिक कारण द्वारा भारतीय नागरिकता, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। इसमें क्या है, इसमें कौन कौन सी शर्तें दी हुई हैं। नंबर 1 बात कर लेते हैं निवास अवधि। निवास अवधि के आधार पर कुछ शर्तें हैं। आवेदक को आवेदन की तारीख से ठीक 12 महीने यानी 1 वर्ष
से लगातार भारत में निवास करना होगा और इसके अलावा पिछले 14 वर्षों में से कम 11 वर्षों तक भारत में रहना होगा। इसका प्रमाण दिखाना होगा, तभी निवास अवधि के आधार पर देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त होगी। इसका एक अपवाद भी है। अपवाद क्या है? नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA। ये कब आया था? CAA 2019। पिछली क्लास में हमने इसको पढ़ा था। तो इसके तहत क्या किया गया था? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के आवेदकों के लिए यह 11 वर्ष की अवधि घटाकर 6 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, तो ये इसका एक अपवाद है। उसके बाद अगली कंडीशन है चरित्र। आवेदक का चरित्र वगैरह अच्छा होना चाहिए, यानी वो कैरेक्टर से अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आगे देख लेते हैं, संविधान के प्रति उसकी निष्ठा होनी चाहिए। आवेदक को भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी, संविधान का आदर करना होगा, तभी वो इन कंडीशन को फुलफिल करेगा। उसके अतिरिक्त नागरिकता अधिनियम की 3री अनुसूची में दी गई अन्य योग्यताओं को भी पूरा करना होगा। नेक्स्ट लास्ट बात कर लेते हैं हम राज्य क्षेत्र के अर्जन से नागरिकता, सिटीजनशिप बाय एक्वलाइजेशन ऑफ लैंड। यानी अगर भारत किसी क्षेत्र का अधिग्रहण करता है तो उस कंडीशन में नागरिकता के लिए कुछ शर्तें हैं। नंबर 1 देख लेते हैं। यदि कोई नया क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाता है, यानी राज्य क्षेत्र का अर्जन होता है, राज्य क्षेत्र को अर्जित किया जाता है, तो केंद्र सरकार एक गजट अधिसूचना के माध्यम से यह निर्धारित कर सकती है कि उस क्षेत्र से संबंधित कौन से व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। कौन कौन से व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। जैसे उदाहरण के लिए बात करते हैं, जब पांडिचेरी भारत का हिस्सा बना तो भारत ने नागरिकता पांडिचेरी आदेश 1962 जारी किया था। ऐसे ही जब 1975 में सिक्किम का भारत में विलय हो गया था, अतः सिक्किमवासी भारत के नागरिक बन गए। ठीक है, जब सिक्किम को भारत में विलय किया गया तो सिक्किमवासी भारतीय नागरिक कहलाए। तो राज्य के अर्जन से जो है, किसी क्षेत्र के अर्जन के द्वारा नागरिकता प्राप्ति की ये शर्तें हैं। उम्मीद है बात आपकी समझ में आई होगी, सारी चीज़ें अच्छे से आपने क्लियर कर ली होंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, यानी यहाँ पे नागरिकता वाला जो चैप्टर है हमारा वो समाप्त होता है। इसके बाद आगे हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 4 यानी मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। थोड़ा सा इनको डिस्कस कर लेते हैं आज की क्लास में। फंडामेंटल राइट्स, हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान भी किया गया है। ठीक है, देख लेते हैं ये चीज़ें कहाँ से कैसे ली गई हैं। जो मौलिक अधिकार हैं उनका जो प्रावधान है भारतीय संविधान के भाग 3 तरह अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है, यानी आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया, यानी जो मौलिक अधिकार है हमारे, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो USA के संविधान से लिए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से इनको हमारे संविधान में अपनाया गया है। आगे बात करते हैं, संविधान के भाग 3 को अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में बन चुका है कि संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आगे बात करते हैं मैग्ना कार्टा क्या है। मैग्ना कार्टा, जिसे महान चार्टर भी कहा जाता है, यह इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा 1215 ईस्वी में जारी किया गया एक दस्तावेज था। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, यानी 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार बना है। ठीक है, बहुत बार बना है, तो इसको ध्यान रखेंगे। जो संपत्ति का अधिकार था वो कब हटाया गया मौलिक अधिकारों से? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो अब जो है संपत्ति का अधिकार कहाँ है? संपत्ति का जो अधिकार है अब ये संविधान के भाग 12 में, ठीक है, स्थापित किया है। भाग 12 में
अनुच्छेद 300 के अंतर्गत क्या है, ये कानूनी अधिकार बना दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये पूछा जाता है कि अब इसकी स्थिति कहाँ है संविधान के भाग 12 में, अनुच्छेद 300 के अंतर्गत यह एक कानूनी अधिकार है। उम्मीद है बात क्लियर है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, वर्तमान संविधान में 6 मौलिक अधिकार है। अब प्रेजेंट में जो संविधान में है वो 6 मौलिक अधिकार हैं, पहले 7 थे अब 6 हो गए। कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, जरा इनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे मौलिक अधिकार आपके सामने हैं। मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6 मौलिक अधिकार हैं, सबका अलग अलग अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है। जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं हम समता का अधिकार, यानी समता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट उसके बाद है आगे स्वतंत्रता का अधिकार, यानी राइट टू फ्रीडम, ये अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत आता है। हमें कौन कौन से प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई है ये सब इसमें हम डिस्कस करेंगे, और समता के अधिकार में कौन कौन सी हमें समानता मिली हुई है, समानता का अधिकार क्या है, अनुच्छेद 14 से 18 में कौन कौन सी चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे आगे। उसके बाद नंबर 3 पे आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार भी हमें मिला हुआ है। अगर हमारा कोई शोषण करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु हमारे पास अधिकार है। ठीक है, ये अनुच्छेद 23 और 24 में हम पढ़ेंगे। जैसे छोटे बच्चों को हम कार्य पर नहीं लगा सकते हैं, किसी से हम जबरदस्ती से कार्य नहीं करा सकते हैं, बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते हैं, वो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम शोषण के विरुद्ध अधिकार में। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी इसको पढ़ेंगे अनुच्छेद 25 से 28 तक। यहाँ 24 खत्म होता है अनुच्छेद, और यहाँ से अनुच्छेद 25 शुरू हो जाता है और 28 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी धर्म के प्रति हमें कौन कौन सी स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं, ठीक है, और कैसे उनका उपयोग होता है, तो ये सारी चीज़ों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे इस वाले मौलिक अधिकार में। उसके बाद आगे आता है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, यानी ये अनुच्छेद 29 और 30 में इसको पढ़ेंगे। ये मोस्टली अल्पसंख्यक वर्गों के हितों से संबंधित है। ये मौलिक अधिकार संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ये पेपर में क्वेश्चन कई बार बना है कि अनुच्छेद 29 और 30 किससे संबंधित है, अल्पसंख्यक वर्गों से। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो अंतिम है वो हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको पढ़ेंगे हम आर्टिकल 32 में, अनुच्छेद 32 में। आप कहेंगे 29, 30, 31 कहाँ गया, तो जो अनुच्छेद 31 था साथियों उसमें संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 31 में, अब उसको हटा दिया गया है तो आर्टिकल 31 भी यहाँ से हट गया है। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था। उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, यानी ये जितने भी मौलिक अधिकार हैं, ये वाला चाहे ये वाला, इन सब का अगर कोई इनमें से किसी का भी कोई उल्लंघन करता है, ठीक है, तो उसके विरुद्ध हम जो आप हैं और हम हैं वो आर्टिकल 32 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है, उस व्यक्ति पर अनुच्छेद 32 के तहत कार्रवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार के, सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 प्रकार के रिट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, तो 5 प्रकार के रिट भी आर्टिकल 32 में हम पढ़ेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम डिटेल डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, इन चीज़ों को आप अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिटेल में मौलिक अधिकारों को। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ, और अगर आप चैनल पर आए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर और कमेंट भी वीडियो पर करिए। आपको जिस तरह का वीडियो लगा आप उस तरह के कमेंट मुझे कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ दिन।